नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के नए भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। 9 सांसद भी बना रहे हैं उधर से दूरी। और दादरी में नशे के सामान के साथ 10 नाइजीरियन गिरफ्तार। दिल्ली में संसद के नए भवन की छत पर अशोक स्तंभ लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। स्तंभ की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसे कांसे से बनाया गया है। संसद भवन की नई इमारत की छत पर 5.5 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ बनाया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। यह स्तंभ कांसे का बना हुआ है और बहुत दूर से ही दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ के उद्घाटन के मौके पर संसद की नई इमारत बनाने वाले श्रमिकों से भी बातचीत की। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय। यहाँ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। स्तंभ के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी उसके समीप खड़ोकर तस्वीर खिंचवाते हुए भी नजर आए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अशोक स्तंभ को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है। इसका ढांचा 9,500 किलोग्राम का है और 4.5 मीटर चौड़ा है। इसे संसद भवन की नई इमारत की छत के बीचों बीच लगाया गया है। इसकी सपोर्ट के लिए स्टील का 6,500 किलो का स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। कॉन्सेप्ट स्केच, क्ले मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स समेत कुल 8 राउंड में से तैयार किया गया है। अशोक स्तंभ को कुल 150 हिस्सों में तैयार किया गया था। इन्हें छत पर ले जाने के बाद असेंबल किया गया। अप्रैल के अंत में इसकी असेंबलिंग का काम शुरू हुआ था, जिसमें 2 महीने का वक्त लगा। नए भवन की इमारत पर तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो पिछली इमारत में नहीं थी। नए संसद भवन के डिजाइन में भारतीय वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम को लाइव प्रस्तुत किया गया। गाजियाबाद में हिंदी भवन में कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। यहां जिला अधिकारी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत लगातार सुधारने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के 50,10,000 से अधिक किसानों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसानों को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में वर्चुअल विधि से प्रदेश के 50,10,000 से अधिक अन्नदाता किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित किए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। आज से प्रदेश के सभी क्रियाशील HWC पर परिवार नियोजन परामर्श इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अपने परिश्रम से प्रदेश में खुशहाली ला रहे हैं। गाजियाबाद में भी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के अंशधारकों को उनके लाभांश का प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिले में 31,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। श्री ओमपाल सिंह विद्यापुर। प्रदेश स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अंश प्रमाण पत्रों का वितरण किसानों को किया गया, जिसका लाइव प्रसारण लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में किया गया। इस दौरान लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में गन्ना किसानों ने सीएम योगी के इस कदम की सराहना की। जिले में डीएम आरके सिंह की अध्यक्षता में गन्ना समितियों के अंशधारकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। लाइव प्रसारण के बाद जिले के करीब 100 किसानों को कार्यक्रम में प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर किसानों ने सरकार के प्रयासों के बारे में अनुभव साझा किए। डीएम आरके सिंह ने कहा कि सरकार की हर संभव कोशिश है कि गन्ना किसानों को समय पर उनका भुगतान मिले। इसके लिए इस सरकार ने पर्ची व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया है। इसके अलावा भी गन्ना किसानों की अन्य समस्याओं को भी प्राथमिक स्तर पर निस्तारण करने का प्रयास सरकार में किया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के जो भी सदस्य हैं उन्हें अंशधारक कहा जाता है। ऐसे अंशधारक जिले में 31,000 के करीब हैं।
इन समितियों के लाभांश को सभी समितियों सदस्य में वितरित किया जाता है। उसी के प्रमाण पत्र आज वितरित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। श्रीलंका में संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की हिंसा बढ़ती जा रही है। लाखों लोगों के सामने खाने का बड़ा संकट है। are currently marching into the premises. All security personnel cannot. उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिली, मगर सांसदों से धोखा मिला। उद्धव ने शिवसेना के सभी 19 सांसदों को बैठक के लिए बुलाया था। इसमें राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होनी थी, मगर बैठक में मात्र 10 सांसद ही पहुंचे। खबर है कि उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है। दरअसल ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक 19 सांसदों में सिर्फ 10 सांसद ही बैठक में पहुंचे हैं। पहले ही पार्टी से विधायक और पार्षद बगावत कर चुके हैं। महाराष्ट्र में हुई विधायकों की बगावत व सुप्रीम कोर्ट में मामले के बीच उद्धव ठाकरे ने साथ देने वाले 15 विधायकों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से इन विधायकों को आभार जताया और कहा, कठिन समय में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। दरअसल बीते दिनों शिवसेना के 40 विधायक बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए थे। इसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि अन्य जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। पहले ही खबर आ चुकी है कि शिवसेना के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। वहीं थाने व नवी मुंबई के कई पार्षद भी शिंदे का समर्थन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को भी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर सीजीआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत तय किए गए लक्ष्य से अधिक का लोन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी योजनाएं समय से पूरी की जा रही हैं। लगभग 2 साल कोरोना में काफी कुछ हमारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित रही, लेकिन उसके बाद भी न कभी वेतन डिले हुआ, न कभी जरूरी खर्चे को रोका गया। समय पर होता रहा वेतन, पेंशन, सभी कुछ। लेकिन अब आर्थिक गतिविधियां फिर से गति पकड़ रही हैं और जैसा कि मैंने कहा कि 84,157 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है जून 2022 तक। उक्त राजस्व प्राप्ति में स्वयं के कर की राशि 50,535 करोड़ है, जो गत वित्तीय वर्ष की अवधि तक स्वयं के कर की प्राप्ति 32,088 करोड़ रुपए से लगभग 58% अधिक। 15 जून को सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर सोने की चैन लूट ली गई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। लुटेरे को उसकी पत्नी और सुनार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सुनार लूटा गया सोना खरीदता था। 15 जून 2022 को थाना सिहानी गेट जीटी रोड में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर एक व्यक्ति की चेन लूट ली थी। उसमें 316/22 अभियोग पंजीकृत करा गया था। इसका सफल अनावरण कर लिया गया है एवं इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार करा गया है। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं उनका नाम वारिस उर्फ सलमान है, जो कि दिलशाद गार्डन नई दिल्ली के रहने वाला है। इसके ऊपर 37 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं, जो कि गंभीर धाराओं में है, लूट की धाराओं में एवं गैंगस्टर की धारा में भी है। इसके साथ ही आनंद नामक व्यक्ति गिरफ्तार करा है, जो कि मुरादनगर का रहने वाला है। साथ ही चांदनी नाम की महिला को गिरफ्तार करा है, जो कि सुनार के यहाँ जाके
इस लूटी हुई चेन को बेचने में जिसका रोल था। इसके साथ ही जो सुनार है, पिंटू नामक सुनार, जो कि मुरादनगर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनके पास से चोरी गई मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त करी गई थी, एक पिस्तौल, एक तमंचा एवं लूटी हुई चेन बरामद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर अवमानना के केस में सजा सुनाई है। माल्या को 4 महीने की कैद और 2000 रुपए की सजा सुनाई गई है। विजय माल्या विदेश में है और भगोड़ा घोषित है। माल्या पर 9000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना के आरोप में 4 महीने की जेल और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। माल्या को 4 हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ करीब 317 करोड़ रुपए भी वापस करने को कहा गया है। माल्या ने ये रकम अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफ़र करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना की ओर आगे बढ़ाया है। माल्या को 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। कोर्ट ने 2020 में 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली माल्या की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें माल्या के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया था कि उसने अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफ़र किए, जिससे अदालत के आदेशों का उल्लंघन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। गाजियाबाद की कांग्रेस नेता डॉली शर्मा को कराची से जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी उन्हें ट्विटर के माध्यम से दी गई थी। उन्होंने एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा को ट्विटर पर पाकिस्तान के कराची से जान से मारने की धमकी मिली है। मामला संज्ञान में आने पर डॉली शर्मा ने थाना लिंक रोड में शिकायत दर्ज करा दी है। इस मामले में कांग्रेसियों का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी मुनीरात से मिला। डॉली शर्मा के पिता और पूर्व महानगर अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि एसएसपी ने इस मामले की जांच साइबर सेल से कराने और सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन डॉली शर्मा को दिया है। डॉली शर्मा गाजियाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा और महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं। विगत 6 जुलाई को मुझसे एक गाजियाबाद के रहने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील मिलने आए थे, गिरीश जी। उनको मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और उसके बाद उन्होंने मुझे एक बुके भेंट करते हुए फ़ोटो खींचा और वो फ़ोटो उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया। और ट्विटर पे पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही उसमें एक मुझे AK-47 से गोली मारने की धमकी देते हुए खुले तौर पर पोस्ट आई। अब वो मुझे जब जानकारी मिली और हम लोगों ने देखा उस प्रोफाइल को खोलकर, तो वो व्यक्ति जो है कराची पाकिस्तान का उसका प्रोफाइल पाया गया। उसमें इमरान खान की फ़ोटो और उसमें लगातार जो है उर्दू में पोस्ट किए हुए थे। तो उसको देखकर हम लोगों ने सोचा कि इसकी मामले की जो है हमें कंप्लेंट दर्ज करा देनी चाहिए। तो इसी वजह से हम एसएसपी साहब से मिले। कांग्रेसी नेता का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गिरीश सरोवा उनसे मिलने उनके पिता के घर पर आए थे। इस मुलाकात की एक फ़ोटो ट्वीट पर साझा की गई। फ़ोटो को डॉली शर्मा को टैग किया गया। इस पर विदेशी ट्विटर आईडी राव काशिफ तहसीन कराची के नाम पर है, उससे अभद्रतापूर्वक AK-47 से मारने की धमकी दी गई। सभा प्रत्याशी रही हैं, मेयर की प्रत्याशी रही हैं, चुनाव लड़ा है, जिम्मेदार पार्टी की प्रतिष्ठित पदाधिकारी हूँ। तो पार्टी के स्तर पर भी सभी हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, हमारी यूथ विंग और प्रमुख कांग्रेस जनों की एक राय बनी कि भाई अगर इस तरह का वाक़या है तो इसको हल्के में लेना, क्योंकि फ़िलहाल देश और देश के बाहर जो माहौल और परिस्थितियाँ हैं, इससे कोई भी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो हम लोगों का दायित्व धर्म ये है कि हमारे एक जिम्मेदार पार्टी के नेता को अगर इस तरह की धमकी विदेश से मिली है, पाकिस्तान से मिली है वो भी,
इसे एक गंभीर मामला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में ये चीज़ आनी चाहिए और उचित कार्रवाई करते हुए हम अपने नेता की सुरक्षा की मांग करते हैं। कांग्रेसियों के प्रतिनिधिमंडल की मांग थी कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इंटरपोल से सख्त कार्रवाई कराई जाए ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही डोली शर्मा के आवास और भ्रमण के दौरान सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला ने दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। ये महिला मुरादनगर के जलालपुर गांव की रहने वाली है। उसने एसएसपी से मुलाकात की और गिरफ्तार करने की मांग की है। और मैं यहाँ पर 3 बार आ चुकी हूँ, 4थी बार आई हूँ, लेकिन अभी तक कोई उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही है। मैं 3 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। 11 तारीख को मैंने मुकदमा लिखवाया था, आज 1 महीना हो गया और ये टाल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और हमें धमकी और मिलती है। कहाँ से आई हो आप? मुरादनगर से। कितने दिन हो गए मामले को? 1 महीना हो गया। तो कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ पे आज 4थी बार। तो क्या आश्वासन दिया? कोई एसएसपी से मिले आप? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आज तो 12 बजे का टाइम दिया है मिलने का और पहले जब आए थे तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। कहा था कि 2 दिन रुक जाओ तो 2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दादरी पुलिस ने 10 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके कब्जे से 17 बोतल शराब, 310 ग्राम गांजा व 200 कैन बियर बरामद की गई है। इनके वीजा की जांच की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। इस बार दादरी थाना क्षेत्र की ओमिक्रॉन से गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी नाइजीरिया के नागरिक हैं। इनके कब्जे से नशे का सामान बरामद किया गया है। थाना दादरी अंतर्गत ओमिक्रॉन सोसाइटी में एक मकान में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं और काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ, शराब इत्यादि हैं और पार्टी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई। वहां पे 5 अफ्रीकी मूल के नागरिक पुरुष व 5 स्त्री मौके पे मिले। जब वहां सर्च किया गया तो वहां पे 217 कैन बियर की, 17 विस्की की बोतल, 310 ग्राम अवैध गांजा ये बरामद हुआ। इनके पासपोर्ट और वीजा की भी जांच की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस इनके पासपोर्ट और वीजा की जांच भी कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में पिछले कुछ समय में अनेक विदेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं। इनमें चीनी एजेंट भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज विश्व जनसंख्या समाधान दिवस मनाया गया। गाजियाबाद में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने कानून के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ये लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 10 साल से कार्य कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए, आज हमारे लगभग 500 जिले में पूरे हिंदुस्तान में जिला कार्यालय पर लोग एक साथ 11 बजे टाइम निश्चित किया गया था। 11 बजे सब लोग अपने अपने स्तर पर ज्ञापन देंगे जिससे मांग करेंगे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी बननी चाहिए। जो इस कानून को ना माने उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी 18% जनसंख्या हिंदुस्तान में निवास करती है और पानी केवल 4% है जो कि 18% होना चाहिए। इसी प्रकार जो जमीन हमारे पास 18% होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से वो केवल 2.4% है। तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, चिंतनीय है। जो भी सरकार योजनाएं बनाती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है, जब तक वो योजनाएं बनकर तैयार होती हैं तब तक देश की आबादी 10 करोड़ बढ़ जाती है। तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।